आगे जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति ही अध्ययन के लिए वस्तु विषय सर्वस्व है। ऐसा मानव प्रकृति में निर्भ्रमता, विकास, जागृति में पाई जाने वाली चारों अवस्थाएं और तीनों चक्रों और पद मुक्ति पर्यंत जो है व्याख्या, विश्लेषण एवं प्रमाण है। फिर ये कहा कि यही दर्शन सर्वस्व है। दर्शन विहीन जीवन में गुणात्मक परिवर्तन संभव नहीं है और प्रत्येक मानव विकास के लिए प्रत्याशी है, क्योंकि वो जन्म से सत्य का वक्ता है, न्याय पाने का इच्छुक है, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक है। फिर ये कहा कि दर्शक ही दृश्य का दृष्टि के द्वारा दर्शन करता है। तो दर्शक के रूप में जो मानव है वो दृश्य के रूप में सह अस्तित्व है और दृष्टि के द्वारा यानी सह अस्तित्ववादी दृष्टि है, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से दर्शन क्रिया है। दर्शक, दृश्य और दृष्टि तीनों क्रिया ही हैं, तो क्रिया ही क्रिया का दर्शन करती है और क्रिया के माध्यम से करती, इस तरीके से ना। तो फिर आगे लिखा है कि जो प्रत्येक क्रिया है वो संवेदना एवं गति का संयुक्त रूप है, जो कंपनात्मक वर्तुलात्मक गति के रूप में द्रष्टव्य है। फिर मानव में यदि इसको देखते हैं तो कंपनात्मक गति ही संवेदनशीलता है और यही स्पंदनशीलता भी है। फिर संवेदन विहीन चैतन्य क्रिया नहीं है, इसलिए संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति जो है चैतन्य प्रकृति से ही प्रारंभ हो जाती है। दिव्य मानव परंपरा में संज्ञानशीलता सफल होता है। और फिर लिखा है कि कंपनात्मक गति जड़ चैतन्य में भी आंशिक रूप से पाई जाती है। हम लोगों ने इस पे काफी विस्तार से बात की थी। फिर इसके बाद लिखा है कि मानव में जो कंपनात्मक गति एवं वर्तुलात्मक गति के योगफल में ही क्षमता है, क्षमता ही संस्कार पूर्वक स्वभाव में अभिव्यक्त होती है और अभिव्यक्ति की विविधता ही गुणात्मक परिवर्तन के लिए सहायक है। फिर लिखा है इसी क्रम में मानव में न्याय प्रदायी धर्मीयता को प्रसारित करता है और ये जो न्याय प्रदायी धर्मीयता का प्रसारण है उसी के लिए निपुणता, कुशलता और पांडित्य है। फिर लिखा है कि अध्ययन की चरितार्थता आचरण में ही है। फिर लिखा है कि मानव के द्वारा 10 सोपानी व्यवस्था में किए जाने वाले आचरणों में प्रतिभा और व्यक्तित्व का प्रकटन है। फिर प्रतिभा और व्यक्तित्व का संतुलन ही संतुलित जीवन का प्रत्यक्ष रूप है। यही जाने हुए को मानना और माने हुए को जानना है। यही अंतर्द्वंद से मुक्ति है। यही भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान है जो सबकी आकांक्षा है। यही गुणात्मक परिवर्तन का चरितार्थ रूप है। फिर आगे ये कहा कि प्रबुद्धता ही प्रतिभा और आचरण ही व्यक्तित्व है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रबुद्धता को प्रतिभा और आचरण को व्यक्तित्व के रूप में जो है रेखांकित किया। फिर ये कहा कि प्रतिभा ही ज्ञान और आचरण ही सभ्यता संस्कृति की अभिव्यक्ति है। फिर अभिप्राय पूर्वक किया गया प्रकटन ही अभिव्यक्ति है। फिर अभ्युदयार्थ अनुभव मूलक विधि से की गई वैचारिक प्रक्रिया ही अभिप्राय है। विधि व्यवस्था संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में सत्यानुभूति योग्य क्षमता के प्रति जिज्ञासा भी प्रतिभा का द्योतक है। फिर आगे जाके कहा कि स्वभाव धर्म ही मौलिकता और मौलिकता ही मानव का अर्थ और अर्थ ही सार्थकता है। मौलिकता ही मूल्य है और मूल्य चतुष्टय अर्थात उपयोगिता मूल्य, सुंदरता मूल्य, शिष्ट मूल्य और स्थापित मूल्य, इस रूप में इनका उद्घाटन है। तो मूल्य चतुष्टय के रूप में ही मौलिकता का उद्घाटन और प्रकटन है, ऐसा बात हुई। फिर इसके बाद ये कहा कि समस्या मानव में वांछित उपलब्धि नहीं है, यही सत्यता समाधान के लिए प्रयास एवं अनुसंधान है। समाधान ही स्थिति है, यही वैभव है, विभव ही वैभव है। ऐसा वैभव होने के लिए मानव चिरासित है। विधि व्यवस्था संस्कृति सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में निर्भ्रमता, विधि व्यवस्था संस्कृति सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में निर्भ्रमता, सत्यानुभूति योग्य क्षमता के प्रति पूर्ण विश्वास, अनुभव सहित प्रमाणित होने की जिज्ञासा ही प्रतिभा समुच्चय है, जो जिसका परावर्तित रूप जो है वो निपुणता, कुशलता और पांडित्य है।
फिर कहा कि मानव में स्वभाव और धर्म की मौलिकता है, मौलिकता ही मानव का अर्थ है, अर्थ का प्रगटन, अर्थ ही प्रगटन है, प्रगटन ही स्वभाव है, मानव की मौलिकता ही मानव मूल्य है, मूल्य सिद्धि मूल्यांकन पूर्वक होती है, मूल्य चतुष्टय ही आद्यांत प्रकटन है, यही अभ्युदय समग्रता है। फिर बाद में एक बार फिर से बाबा जी ने यहाँ कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अभ्युदय पूर्ण होना चाहता है। अभ्युदयकारी कार्यक्रम से संपन्न होने में जो अंतर्विरोध है वही संपूर्ण समस्याएं हैं। इसके निराकरण का एकमात्र जो उपाय है वो मानवीयतापूर्ण पद्धति से नियम त्रय का पालन ही है। यही पांचों स्थिति का दायित्व है। फिर इसके बाद आगे ये कहा गया कि व्यवहार व्यवस्था विधि नीति पद्धति का संयुक्त रूप है। व्यवस्था जो है वो विधि नीति और पद्धति का संयुक्त रूप है। फिर ये कहा कि अनुभव ही विधि है, व्यवहार ही नीति है और उत्पादन विनिमय में ही पद्धतियां प्रमाणित होती हैं। फिर विधि को डिफाइन किया। विधि का मतलब है विशिष्ट ज्ञान ही विधि है, जो स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्यों को बोधगम्य और व्यवहारगम्य बनाती है। फिर लिखा है कि विशिष्ट बोध सत्ता में संप्रक्त प्रकृति है उस एवं उसके विकास क्रम उसी के अनुसांगिक दर्शन एवं अनुभव योग्य क्षमता के संदर्भ में है। फिर लिखा है कि अनुभव क्षमता ही समाज और सामाजिकता के संदर्भ में निर्विषमता तथा एक सूत्रता को स्थापित करती है और यही स्थापित मूल्य को अनुभव पूर्वक एवं श्रेष्ठ मूल्यों को व्यवहार पूर्वक सिद्ध करती है। यही विधि है। तो विधि को यहाँ पर स्पष्ट किया गया। फिर इसके बाद नियति को स्पष्ट किया। नियति जो है वो क्रमानुसरण प्रक्रिया ही नीति है। नियति क्रम ही विकास और जागृति क्रम है। नियति क्रमानुसंगी प्रगति ही गुणात्मक परिवर्तन है। फिर इसके बाद पद्धति को स्पष्ट किया। तो पद्धति का मतलब है प्रत्येक पद में से के लिए निश्चित अर्थवत्ता प्रसिद्ध है। नियति क्रमवत्ता से संबद्ध उपयोगिता उपादेयता अनिवार्यता की सिद्धि है तथा सिद्धि पूर्वक अग्रिम कार्यक्रम ही पद्धति है। यही गुणात्मक परिवर्तन परंपरा है। यह तब तक रहेगा जब तक आचरण पूर्ण न हो जावे। इसी पद्धति में आश्वासन एवं विश्वसन स्वभाव से सिद्ध है। फिर गुणात्मक परिवर्तन पद्धति स्वयं सिद्धांत विकास और जागृति है। तो ये तीनों शब्दों को यहाँ स्पष्ट किया गया। विधि नीति को नियति क्रमानुसरण प्रक्रिया ही नीति है और विधि को कहा कि विशिष्ट ज्ञान ही विधि है, जो स्थापित मूल्य शिष्ट मूल्य को बोधगम्य और व्यवहारगम्य बनाती है। और पद्धति के बारे में कहा कि गुणात्मक परिवर्तन पद्धति स्वयं सिद्धांत विकास और जागृति है। फिर आगे कहा कि हिरास मानव के लिए वांछित घटना नहीं है। समाज की अखंडता में से के लिए सार्वभौम व्यवस्था परंपरा में एक अनिवार्य प्रक्रिया है। फिर आगे जाके कहा गया अगले पैराग्राफ में मानव जीवन की विधि एवं नीति संहिता में असंदिग्धता ही शिक्षा में पूर्णता है। तो शिक्षा में पूर्णता का मतलब क्या है कि मानव जीवन में जो विधि नीति संहिता है उसमें असंदिग्धता स्थापित हो जाना। व्यवस्था की सफलता उसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पाई जाने वाली जनजाति में तारतम्यता ही असंदिग्धता का प्रत्यक्ष रूप है। विधि संहिता ही मानव जीवन संहिता है। उसी को हम लोग मानवीय संविधान भी कह रहे हैं। ये जो मानव जीवन संहिता है उसके लिए फिर एक पूरी इंडिपेंडेंट किताब है ना, बाबा जी ने उसको डिफाइन किया, जिसको अपन मानवीय आचार संहिता रूपी मानवीय संविधान कह रहे हैं। फिर इसमें कहा गया कि सार्वभौम विधि संहिता मानवीयतापूर्ण पद्धति से नियम त्रय का विश्लेषण है। 10 सोपानी व्यवस्था में इसका पालन एवं व्यवहारत हो जाना ही उसकी चरितार्थता है। यही सर्व मानव की कामना है। नीति का आधार विधि ही है। नीति सम्मत वस्तु पद्धति प्रक्रिया को लोकाकांक्षा से संबद्ध होती ही है या होना ही है। फिर कहा कि नीति मूल रूप से दो है,
एक है धर्म नीति और दूसरी है राज्य नीति। दोनों नीति है जो है वो अर्थतंत्र सहित वैभव है। तो धर्म नीति और राजनीति में अर्थ की सुरक्षा और अर्थ का सदुपयोगता की बात है, इसलिए दोनों नीति अर्थतंत्र सहित वैभव है। अर्थ का मतलब तन मन धन के रूप में प्रमाणित है। फिर ये कहा गया कि अर्थ के सदुपयोग में विश्वास धर्म नीति है, अर्थ की सुरक्षा में विश्वास जो है राजनीति सहज सिद्ध होता है। फिर अर्थ के उत्पादन वितरण एवं उपयोग से ही भैया नियम नियम त्रय, वो क्या नियम त्रय कौन से तीन नियम बताते हैं बौद्धिक बाबा नियम, जी? सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम। बौद्धिक नियम है असंग्रह, जी। है ना, असंग्रह, विद्या, स्नेह, हाँ अभय और निरहंकार, है ना, इसको या हाँ सरलता, उसको हाँ कह रहे हैं बौद्धिक नियम। सामाजिक नियम है जी स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, ये सामाजिक नियम। और प्राकृतिक नियम जी जो है उपयोगिता, पूरकता, है ना, और ऋतु संतुलन, ताप संतुलन, खनिज संतुलन, है ना, ये सब जो है प्राकृतिक नियम। इस जी तरीके से जी। तीन तीन प्रकार हाँ के नियम, है ना। जी 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 भैया जी। फिर कहा कि अर्थ के उत्पादन, वितरण और उपयोग से ही सदुपयोग स्पष्ट होता है। सदुपयोगात्मक एवं सुरक्षात्मक नीति ही मानव की आकांक्षा है। परिवार और वर्ग से मुक्त संस्था ही सार्वभौम संस्था है। ऐसी संस्था में मानव जीवन मध्यस्थ दर्शन सहित स्वभावतः समाविष्ट रहती है। फलतः मानव जीवन के कार्यक्रम का क्रियान्वयन होता है। दर्शन क्षमता के अनुरूप में कार्यक्रमों का निर्धारण संस्थाओं ने किया है। असंदिग्ध कार्यक्रम केवल मानवीय संस्कृति सभ्यता पे आधारित विधि व्यवस्था ही है, जिसका प्रत्यक्ष रूप जो है वो व्यवहारिक नियम त्रय का पालन है। नियम त्रय का प्रत्यक्ष रूप ही शिष्ट मूल्यों सहित संपूर्ण स्थापित मूल्यों का निर्वाह है। यही अखंड समाज, सहअस्तित्व, समाधान एवं समृद्धि है। फिर लिखा है कि जो भ्रमित परंपरा में संस्थाओं के जो शासक तंत्र रहे हैं, जिसमें व्यक्तिवादी राजतंत्र है, सभावादी राजतंत्र है, समाजवादी राजतंत्र, पूंजीवादी राजतंत्र, साम्यवादी राजतंत्र और गणतंत्र, अभी जिसको अपन जी रहे हैं वो गणतंत्रवादी है और जनवादी भी है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है ना, इसलिए इसको जनवादी तंत्र भी बोलते हैं। के प्रभेदों से व्यवस्था के प्रयोग और प्रयास किए गए। अभी तक जो हम लोगों ने भ्रमित परंपरा में इन सबका जो है प्रयोग करके देख लिया है। इसमें से कह रहे हैं कि ये जो तीन है, व्यक्तिवादी राजतंत्र, सभावादी राजतंत्र और समाजवादी राजतंत्र जो है, तो जिसमें से पहले तीन प्रकार के प्रयोग हो चुके हैं। फिर इसके बाद जो गणतंत्र भी वर्ग संघर्ष से मुक्त नहीं हो पाया है। फिर ये लिखा है कि शासन संस्था तंत्र तंत्र जो है गणवादी तंत्र की अपेक्षा में संकीर्ण है। तो ये जो ऊपर के जो राजतंत्र जिनको लिखा है ना, ये गणवादी तंत्र की तुलना में संकीर्ण है। और जो जनवादी तंत्र जो है वो इससे भी, उसकी तुलना में गणवादी तंत्र जो है वो संकीर्ण है। फिर ये कहा कि इन सब के प्रयोग जो है उसमें वर्ग संघर्ष और युद्ध जो है वो होते रहे, उससे मुक्ति नहीं हो पाई है। इसीलिए फिर बाबा जी ने 10 पानी जनवादी व्यवस्था के रूप में 10 पानी व्यवस्था को प्रतिपादित किया है। तो मानवीयतापूर्ण व्यवस्था और सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में जनवादी तंत्र को 10 पानी विधि से निर्देशित किया गया है। फिर लिखा है कि जो जनवादी तंत्र ही वर्ग, जाति, संप्रदाय, मत की सीमाओं से मुक्त मानवीयता से संपन्न तंत्र व्यवस्था है। यही सभी संस्थाओं की प्रकारांतर से की गई कांक्षा है। यही स्पष्टतः सार्वभौम व्यवस्था तंत्र की संभावनाओं को स्पष्ट करती है। अनिवार्यता का सहयोग ही इसकी सफलता के लिए है। इसलिए मानवीयतापूर्ण व्यवस्था अथवा सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में जनवादी व्यवस्था तंत्र को 10 सोपानी परिवार सभा विधि से सार्थक होने के अर्थ में निर्देशित किया गया है। तो ये कह रहे हैं कि आचरण पूर्णता पर्यंत शिक्षा का अभाव नहीं है। इन सभी स्तरों पे जो है शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा ही व्यवस्था के लिए मानसिकताओं का निर्माण करती है।
शिक्षा पूर्वक ही जो है वर्ग और समुदाय की चेतना से निकल के अखंड समाज मानसिकता में मानव जाति को प्रतिष्ठित किया जा सकता है। उससे पूर्व जो है वो जनवादी 10 सोपानी व्यवस्था में जीना संभव नहीं है ना। फिर जो अगला अध्याय पे आ जाए, कुछ इस पे डिस्कस करना है पिछले में। पिछले वाले अध्याय में कोई बात करना है? नहीं भैया, मुझे नहीं लगता है ना। ठीक है, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं, है ना। 20वें पे हम लोगों ने इसको पढ़ा था 2-3 दिन पहले। तो केवल साधनों की प्रचुरता जो है मानवीयता को स्थापित करने में समर्थ नहीं है। तो जैसे अभी हम लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि साधनों से ही मानव सुखी होता है, इसीलिए सुविधा संग्रह की ओर बढ़ गए, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि केवल साधनों की प्रचुरता मानवीयता को स्थापित करने में समर्थ नहीं है, समझदारी से समाधान और समृद्धि, श्रम से समृद्धि है। फिर ये लिखा है कि साधन ही सामाजिकता का एकमात्र आधार नहीं है। संपूर्ण साधन मनुष्य की स्वेच्छा से स्वेच्छानुरूप ही निर्मित हुए हैं। संपूर्ण साधन मनुष्य की स्वेच्छा से नियोजित और प्रायोजित है। साधन मनुष्यों को निर्मित नहीं करते हैं, बल्कि मनुष्य जो है साधनों का उपयोग करता है ना। उत्पादन मनुष्य का एक आयाम है, ना कि मनुष्य जीवन का समग्र है, ऐसा। फिर कहा कि व्यवहारात्मक जनवाद, समाधानात्मक भौतिकवाद और अनुभवात्मक आध्यात्मवाद का जो संयुक्त रूप है उसी को सह-अस्तित्ववाद कह रहे हैं। व्यवहारात्मक जनवाद के बारे में लिखा है कि इसके आधार पर व्यवहार निर्वाह और स्थापित मूल्य निर्वाह शिष्ट मूल्य सहित प्रत्यक्ष होता है। स्थापित मूल्य मानव मूल्य जीवन मूल्य का अनुभव व मूल्यांकन होता है तथा शिष्ट मूल्यों का आचरण होता है। उत्पादित वस्तु का उत्पादन, उपयोग एवं वितरण होता है। फिर लिखा है कि बौद्धिक समाधान ही समाधानात्मक भौतिकवाद का आधार है। यही आधार स्वयं स्पष्ट करता है कि मानव के लिए समाधान एक आयाम में से के लिए कांक्षित उपलब्धि है। फिर लिखा है चारों आयाम की प्राथमिकता क्रमशः अनुभव, विचार, व्यवहार और उत्पादन है। फिर लिखा है कि अनुभव मूलक पद्धति से विचारों में समाधान होता है ना। ये बात समझ में आती है कि अनुभव मूलक विधि से विचारों में समाधान होता है, इसका क्या तात्पर्य है? हाँ जी, कोई बताएगा? हाँ, लगता है पाठक जी ठीक है। हैं? हाँ, मूल्य जैसे अनुभव मूलक पद्धति से विचारों में समाधान। हाँ, इसमें कुछ बता रहे थे आप, बताइए। हाँ, तो ये अनुभव मूलक विधि से पद्धति से ये रहता है ना कि जैसे कि जो व्यापक सत्ता है उसके अंदर में हम डूबे भीगे और घिरे हैं, तो उसकी वजह से उसके साथ हमारा ना परम संबंध है। हाँ हाँ। तो वो परम संबंध जो है फिर वो मूल्यों के रूप में, मतलब कि जो संबंध है हमारे, तो उनके अंदर में वो स्थापित मूल्यों के रूप में दिखाई देता है। हाँ हाँ। और वही मूल्य जो है फिर उनका मूल्यांकन होता है। और उसी का फिर वो मूल्यांकन होकर निरंतरता के रूप में वो निर्वाह होता है उनका, और वो समाधान रहता है फिर वो निरंतरता के रूप में। मतलब कि जो मूल्य है वो निरंतरता के रूप में है, और वो निरंतरता के रूप में फिर भी निर्वाह होना होता है, और उसके निरंतरता समाधान ही रहता है फिर। आप बताएंगे संदीप भाई? संदीप भाई को सुन लें, फिर आप योगेश भाई। हेलो। वो अनुभव मूलक का मतलब समझ, और समझ के साथ ही विचार में समाधान होगा। उसी में सभी इकाइयों की प्रयोजनीयता स्पष्ट होगी। तो इस तरीके से इस वाक्य को समझ सकते हैं। योगेश भाई बता रहे थे। हाँ भैया,
मैं कुछ कहूँ, बाकी जो जी मित्रों जी ने बताया वो भी ठीक ही है। जी। अनुभव मूलक मतलब सत्य का अनुभव, सत्य के अनुभव के आधार पे अस्तित्व में हर की और कैसे की स्पष्टता हो जाती है ना। और उस स्पष्टता के आधार पे समाधान बना रहता है ना। उसके आधार पे जो भी विचार चलते हैं, जो कुछ भी जो है आशा विचार इच्छा में चलता है, वो बिल्कुल जो है समाधान के अर्थ में ही रहता है, क्योंकि संसार की हर क्रिया के नियम की स्पष्टता होती है ना। सत्यानुभव के बाद की बात है भैया, मैं जी इसको जी, ऐसे समझता हूँ। ठीक बात। ठीक बात है। हाँ भैया। और कुछ सुनीता बहन कुछ बताएं। सुनीता बहन सुन रहे हैं? शायद अभी सुनीता बहन सुन नहीं रहे हैं ना। ठीक है, तो अनुभव मूलक पद्धति से विचार में समाधान और विचारानुरूप व्यवहार पद्धति से सहअस्तित्व एवं न्याय और नियम नियंत्रण संतुलन मूलक उत्पादन से समाधान समृद्धि द्रष्टव्य है। फिर आगे कहा गया कि जो प्रत्येक मानव संपूर्ण मूल्यों को शिष्ट मूल्यों सहित निर्वाह करने के पक्ष में है। फिर और आगे जाने पे ये कहा गया कि जन्म से ही मानव में संबंध का होना पाया जाता है, तो संबंध विहीन जन्म और जीवन परंपरा नहीं है। शरीर सहित जीवन संबंध में इसे स्पष्ट करना होना ही अध्ययन है। तो मानव के जन्म जीवन काल में ही समाज और सामाजिकता के अध्ययन की अनिवार्यता है। यही अनिवार्यता संबंधों के निर्वाह के लिए प्रेरणा है। यह जन्म से आरंभ होता है। फिर इसके बाद कुछ उदाहरण दिए उन्होंने, जैसे माता पिता अपनी संतानों का पोषण करना चाहते हैं, करते हैं और करना चाहते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी जो है शिक्षा पाना चाहता है। प्रत्येक शिक्षक प्रदान करना चाहता है, शिक्षा प्रदान करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति न्याय पाना चाहता है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति परस्परता में कर्तव्य दायित्व निर्वाह की अपेक्षा करता है, स्वीकार करता है। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान चाहता है। तो इसीलिए ये कहा गया कि मानव के जन्म जीवन काल में ही समाज एवं सामाजिकता के अध्ययन की अनिवार्यता है। यह अनिवार्यता संबंधों के निर्वाह के लिए प्रेरणा है, जो जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। और इसीलिए ये सब चाहना की पूर्ति में ही सारा अध्ययन है। इसीलिए स्थापित संबंधों में निहित संपूर्ण मूल्यों का निर्वाह ही सामाजिकता का प्रत्यक्ष रूप है। यही निर्विषमता सह अस्तित्व का भी प्रत्यक्ष रूप है। इसमें संदिग्धता या विषमता ही अर्थात स्थापित मूल्यों का निर्वाह होने में जो असमर्थता है, वही अन्याय भय के रूप में भाषित होता है। फलतः उनके निराकरण के लिए प्रयास होते हैं और यही प्रयास जो है क्रम से मनुष्य मानवीयता को स्वीकारने के लिए बाध्य करते हैं। फिर लिखा है समाज संरचना शुद्धतः मानव की परस्परता में स्थापित संबंध ही है। फिर है समाज संरचना का आधार मानव मूल्य और स्थापित मूल्य ही है। फिर मानवीय शिक्षा एवं व्यवस्था संहिता के योगफल में मानव जीवन की संहिता है। फिर यही जीवन संहिता की पूर्णता है। इसी के आधार पर निर्भरता स्थापित होती है। ये जागृति पूर्वक प्रमाण पूर्वक पाई जाने वाली स्थिति है। फिर इसके बाद लिखा है कि प्रत्यक्ष रूप में स्थापित संबंध ही समाज संरचना है, जिसके अनुभव में ही स्थापित मूल्य ज्ञातव्य है। फिर है कि ये मूल्य शुद्धता है, स्थिति ही है। ये जो स्थापित मूल्य है, ये शुद्धता स्थिति ही है। स्थिति दर्शन अनुभूति है। स्थिति दर्शन अनुभूति है, संबंध विहीन इकाई नहीं है। प्रत्येक संबंध मूल्य संपन्न है। संबंध के परस्पर मानव के परस्पर संबंधों में निहित सभी मूल्यों में 9 स्थापित मूल्यों में से प्रेम पूर्ण मूल्य है, जो मानव संबंधों में इष्ट मंगल और शुभ है। यही अनुभव है, प्रेम ही अनुभव है, प्रेमानुभूति अनुभव है, जिससे ही निर्विषमता अनन्यता मानव जीवन में प्रकट होती है। क्योंकि जब सभी के साथ अपनत्व की स्थापना या अनन्यता हो जाती है,
उस स्थिति में फिर निर्विषमता आ जाती है ना। यही सामाजिकता की आत्मा, प्राण और त्राण है। प्रेरणा ही प्राण और आचरण ही त्राण है। संबंध विहीन समाज नहीं है, और समाज रचना संबंध में से के लिए है, संबंध मात्र समाज में से के लिए है। अतः समाज और संबंध अन्योनाश्रित हैं। इसी तारतम्य में सभी मूल्य जो है अन्योनाश्रित हैं, फलतः अनन्यता सिद्ध है। यही सह अस्तित्व का मूल सूत्र है। फिर इसके बाद ये संबंधों के प्रभेद को स्पष्ट किया है। जन्म संबंध, शिक्षा संबंध, व्यवहार संबंध, उत्पादन संबंध और व्यवस्था संबंध और परिवार संबंध। फिर लिखा है कि व्यवहार स्थापित मूल्य शिष्ट मूल्य एवं वस्तु मूल्य के योगफल में ही है। अन्य आयाम जैसे विचार, व्यवहार, उत्पादन अनुभव क्षमता के बिना पूर्ण नहीं होती है। अनुभव क्षमता ही मानव में सामाजिकता के लिए उन्मुख होता है। फिर इसके बाद ये सापेक्षता का उदाहरण देते हुए कहा गया कि यही जो शीत उष्ण अंधकार प्रकाश प्रिय हित लाभ न्याय धर्म साथ, यही समीक्षा पूर्णता के लिए सहज निरंतरता के लिए प्रेरणा है। फिर आगे कहा कि अनुभव क्षमता के अभाव में मानव जीवन का विश्लेषण एवं उसके कार्यक्रम की स्थापना संभव नहीं है। मानव में स्थापना का तात्पर्य स्वीकृति से है, स्वीकृति ही संस्कार है। यही क्रम से मूल प्रवृत्ति एवं संवेग के रूप में अवतरित होकर क्रिया, व्यवहार, आचरण में प्रत्यक्ष होता है। अनुभव क्षमता में ही भाव का निर्णय होता है। भाव ही उपलब्धि है। अभाव ही भाव में परिणत होने का शेष प्रयास है। प्रत्येक भाव मौलिक है। प्रत्येक मूल मानव और उसकी धर्मीयता पूर्वक प्रतिष्ठित है। इकाई और मानवीयता में आचरण स्वभाव पूर्णता है। देव मानवीयता यशस्वी होती है। मानव मानवीयता पूर्वक सामाजिक होता है। यही जागृति में पाई जाने वाली वास्तविकता है। प्रत्येक मानव इकाई में पूर्णता की तृषा है। परिणाम का अमृत, श्रम का विश्राम और गति का गंतव्य चैतन्य इकाई में जागृति क्रम, जागृति द्रष्टव्य है। यहाँ तक हम लोगों ने अपना रिवीजन कर लिया है। तो पिछले अध्याय में कुछ और मुद्दा है जो कुछ बात करना हो? वो जो भी अनुभव मूलक की बात हो रही थी। हाँ जी, हाँ। तो मैं ऐसा समझा हूँ कि जितने विचार और चीजें हैं वो अनुभव और समझ के बाद में ही उपयोग में आते हैं। ये आना चाहिए। देखिए, मानव ने अनुभव मूलक पद्धति के पूर्व में, जिसको हम लोग सहअस्तित्व कह रहे हैं, सहअस्तित्व में अनुभव, उससे पूर्व में दो विधियों से समाधान पाने का प्रयास किया है। एक है जिसको हम कहते हैं आदर्शवाद और दूसरा है जिसको कह रहे हैं भौतिकवाद। तो जो आदर्शवाद है उसमें क्रिया और जो जगत है उसकी उपेक्षा की गई है ना, इसलिए वहां कोई समाधान आया नहीं और पूरा आदर्शवाद रहस्यता में फंस गया जाए। तो इसलिए मानव के जीने में, मानव के विचार में, क्योंकि रहस्य जो है वो समाधान नहीं है, रहस्य में मानव की तृप्ति नहीं है, इसलिए जो रहस्य है उसमें कोई समाधान निकला नहीं। और जो दूसरा विधि मानव जाति ने अपनाई वो है भौतिकवाद। भौतिकवाद ने क्या किया कि क्रिया को तो पकड़ा, लेकिन जो क्रिया में स्थितिवत्ता होती है या क्रिया शून्यता होती है या जिसको हम लोग व्यापक वस्तु कह रहे हैं, उसके अस्तित्व को नकार दिया है ना। तो इसलिए भौतिकवादी दृष्टिकोण से क्रिया का लक्ष्य और क्रिया की दिशा, क्रिया का जो प्रयोजन है और क्रिया किस तरीके से विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति के रूप में नित्य क्रियाशील है, स्थितिशील प्रकृति के रूप में पूर्णता की ओर है ना गतिशील है, ये सब बातें जो है समाधान के रूप में सहअस्तित्ववादी या अनुभव मूलक पद्धति से स्पष्ट हुई। ये भौतिकवाद में स्पष्ट नहीं हो पाई, इसीलिए भौतिकवाद जो है वो उसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं हो पाया भौतिकवाद का।
दिशा भी निर्धारित नहीं हो पाई और भौतिकवाद के जो फंडामेंटल जो आर्ग्यूमेंट हैं या एजम्पशंस हैं वो ये कहते हैं कि मैटर में इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है मानव के लिए वांछित वस्तु नहीं है, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट को हम समाधान नहीं कह सकते। तो समाधान का मतलब है नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक जो है मानव सुख, शांति, संतोष, आनंद पूर्वक जी सके, है ना, उसी को हम लोग समाधान कह सकते हैं, समाधान के रूप में पहचान सकते हैं, जो अनुभव मूलक पद्धति से ही स्पष्ट होता है। ठीक है, समझ में आया कि समझ में आया कि समझ में आया? ठीक बात। मध्यस्थ दर्शन का जो मध्यस्थ दर्शन, उसके हिसाब से सारी चीजें अनुभव और समझ के आधार पर समझी जाएंगी। जी किताब जी। में लिखी है उस पर नहीं। तो सारी चीजें अनुभव करके देखेंगे, समझेंगे, फिर उस पर अमल करेंगे। हाँ हाँ, अनुभव करके देखेंगे ऐसा कहने के नहीं है, अनुभव की रोशनी में देखेंगे। ठीक है, अनुभव भी तो समझ से आएगा ना। हाँ, समझ ही तो अनुभव है जिसको हाँ, अपन कहते हैं। यस, अनुभव से समझ आएगी हाँ, और समझते समझते अनुभव होगा बिल्कुल। समझने के क्रम में। लेकिन अनुभव होना मतलब क्या, इसको भी जो है स्पष्ट होना जरूरी है भैया। अनुभव मानी जो है, अनुभव का मतलब है हाँ, जो चीज है उसको देखें, जिसके बारे में नहीं सोचा। अनुभव का मतलब है किसको देखें? जो भी वस्तु है, हाँ, उस लेवल पर जाकर के हमने चीजों को देखा, अनुभव किया और छू कर भी देखा। नहीं, वो सब अनुभव नहीं, वो सब वो इंद्रिय क्रियाकलाप है। अनुभव का मतलब है कि हम कोई भी जो वस्तुएं हैं जिनको आप वस्तु कह रहे हैं, उनके होने और रहने की निरंतरता के रूप में देख पाए। एक उनका होने की निरंतरता के रूप में, और उनका जो रहना है वो नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य के साथ जो उनका रहने की निरंतरता बनी रहती है, उसी को हम लोग स्थिति गति के वस्तु को देखना कहते हैं। ठीक है, दूसरी भाषा में कह रहे हैं कि हर वस्तु को सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति के रूप में देख पाना है, उसी को अनुभव कहते हैं। ठीक है भैया, ये मतलब उसके रूप, गुण, स्वभाव, धर्म को देख पाना। हाँ, मतलब उसमें रूप, गुण, स्वभाव, धर्म में जो धर्म है वो संप्रक्तता है। अच्छा, क्योंकि वो अभी उसका विलगीकरण नहीं है ना, अविभाज्यता में है धर्म, इसलिए। और वो स्थितिवत्ता भी है, अपरिवर्तनीय भी है, इस तरीके से। तो मतलब वस्तु को उसकी सत्ता में संप्रक्तता के साथ देख पाना अनुभव है, मतलब उसका रूप, गुण, स्वभाव, धर्म व्यापक के साथ उसको सब कुछ को देख पाना, पूरी चीज को। हाँ, पूरी चीज में केवल तीन ही चीजें हैं, भौतिक, रासायनिक, जीवन क्रिया, ये केवल तीन ही क्रियाएं हैं। दूसरे अर्थों में कहें तो जड़ और चैतन्य क्रियाएं ही हैं, बस अस्तित्व में जड़ और चैतन्य क्रियाएं हैं, और जड़ और चैतन्य क्रियाएं जो है सत्ता में संप्रक्त हैं। जी जी। और मूल में जाएं तो केवल एक ही क्रिया है जिसको अपन परमाणु का क्रिया कह रहे हैं ना, क्योंकि जड़ और चैतन्य के मूल में भी परमाणु ही है, और परमाणु के मूल में परमाणु अंश है। तो परमाणु अंश के रूप में किसी आचरण का प्रमाण नहीं है, इसलिए आचरण जहां से पहचानने में आता है वो परमाणु है। और परमाणु जो है वो नियंत्रित, संतुलित, निश्चित आचरण के साथ है। इसी का जो है अध्ययन परमाणु से अणु, अणु से रसायन, रसायन से प्राण कोशा, प्राण कोशा से मानव शरीर, जीवन, है ना, और चैतन्य इकाई और जीवन के अंदर जो है इसी का अध्ययन है ना। नियम, नियंत्रण, संतुलन, निश्चित आचरण का अध्ययन है, इसी को अपन कह रहे हैं कि स्थितिवत्ता है। हर इकाई में जो नियम, नियंत्रण, संतुलन है ना, और जो निश्चित आचरण के रूप में है, मानव में वही न्याय, धर्म, सत्य के रूप में है, इसी को स्थितिवत्ता कहते हैं।
इस स्थितिवत्ता की पहचान जो है वो सत्ता में संप्रक्तता में ही होती है, जिसको अपन सह अस्तित्व कह रहे हैं। सह अस्तित्व ही अनुभव है। तो अनुभव मूलक पद्धति से ही हम समाधान तक पहुंचते हैं। अनुभव मूलक पद्धति को छोड़ के आदर्शवाद और भौतिकवादी विधि से हम समाधान तक पहुंचे नहीं, ऐसा है। ये एक प्रश्न है यहाँ पे, जैसे कि कहते हैं श्रम गति परिणाम है और परमाणु की यात्रा है आचरण पूर्णता तक। दो अंशों की व्यवस्था से लेकर आचरण पूर्णता तक परमाणु की यात्रा है। हाँ, तो परमाणु में ही गठन पूर्णता क्रिया परमाणु, हाँ जी हाँ, पहले गठन पूर्णता, फिर क्रिया पूर्णता, फिर आचरण पूर्णता, ये सब परमाणु की यात्रा के क्रम में आने वाले पड़ाव हैं, ऐसा कह सकते हैं। हाँ। ऐसे में हर परमाणु यदि गतित है और पहले तो गठनशील परमाणु गठनपूर्ण परमाणु के लिए, फिर गठनपूर्ण परमाणु क्रियापूर्णता के लिए, फिर क्रियापूर्ण परमाणु आचरण पूर्णता के लिए, और तो क्या सारे परमाणु वहां तक पहुंचेंगे, सबकी यात्रा वहां तक होगी? ये एक प्रश्न उठता है। हाँ, ये भ्रमित प्रश्न है ये। वो कैसे? क्योंकि ऐसा है कि जब अस्तित्व का अध्ययन करते हैं तो अस्तित्व में जो भी घटनाओं का प्रकटन है, वो घटनाओं का प्रकटन जो है वो एक निश्चित अनुपात में ही होता है। जैसे इस पृथ्वी पे भी जो भी घटनाओं का अध्ययन है तो उसमें अपन देखेंगे पानी एक निश्चित अनुपात में बनता है ना। ऐसा नहीं है कि पूरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बन जाता है ना। ये जो निश्चित अनुपात को बनाए रखता है ना, इसी को अपन कह रहे हैं कि नियम नियंत्रण संतुलन को बनाए रखते हुए अस्तित्व का प्रकटन। ये व्यवस्थात्मक तरीके से तो बात भैया सही है कि सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु नहीं बनेंगे। जी भैया, सुन पा रहे हैं? हेलो भैया, नेटवर्क से बाहर गए, आ गए। जी भैया, सुन पाए ना आप? पूरी बात नहीं सुन पाए? जी हाँ, नहीं, बीच में आप डिस्कनेक्ट हो गए थे भैया। जो भी हाँ, मानव जो है ना, जो अस्तित्व है उसका अध्ययन करता है। अध्ययन करने पे एक निश्चित अनुपात में होती है। ठीक है भैया, ये भैया तो जैसे समझ में आती है कि व्यवस्थात्मक तरीके से एक निश्चित अनुपात में ही किसी की यात्रा पूरी, मतलब वहां तक जाएगी, एक परमाणु की यात्रा के रूप में आचरण पूर्णता। तो इसीलिए जो जीवन का जो प्रकटन है यानी गठन पूर्णता का होना है, तो एक निश्चित अनुपात में ही होता है, और वो जो निश्चित अनुपात है वही व्यवस्था है। हाँ, लेकिन एक परमाणु के बारे में सोचे तो क्या वो गठन पूर्णता तक नहीं जाएगा? नहीं जाएगा ना, कैसे जाएगा? हर परमाणु थोड़ी जा सकता है, क्योंकि जो परमाणु की क्रिया नहीं है, आप परमाणु को एक इकाई मान के उसकी क्रिया की कल्पना कर रहे हैं। हर क्रिया जो है अनंत क्रियाओं के योगफल में क्रिया है। जैसे आपका और मेरा होना है, तो मेरा और आपका होना मानव रूप में अनंत क्रियाओं के योगफल में है। मेरा होना मेरे कारण से नहीं है, आपका होना आपके कारण से नहीं है ना। यदि आप इसका विश्लेषण करेंगे तो अनंत क्रियाओं के योगफल में मानव का इस धरती पे प्रकटन। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा और भ्रम वाला ही प्रश्न है। इसीलिए जो परमाणु के अंदर जो क्रिया है वो सह अस्तित्व में क्रिया है, तो और सह अस्तित्व अपने आप में व्यवस्था है, जिसको अपन नियम नियंत्रण संतुलन के रूप में पहचानते हैं, अध्ययन करते हैं। हाँ जी, पूछिए दूसरा प्रश्न। स्वतः जो रासायनिक प्रक्रिया हो रही है भैया, वो गठन पूर्णता की तरफ गतित है कि नहीं हर परमाणु का? नहीं है। यही स्पष्ट करना। हाँ, नहीं है, ऐसा ही तो अध्ययन में ऐसे ही है। तो फिर क्रियाशील कैसे हैं सभी? प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया में भागीदारी कैसे कर पाते हैं? व्यवस्था के अर्थ में क्रियाशील हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि हवा का बहना जो है वो कौन निश्चित करता है, क्या उत्तर आएगा?
ये व्यवस्था ही, जवाब में तो ये ऐसा ही है कि व्यवस्थित तरीके से ये हो रही है ऐसा। तो जो अनंत क्रियाएं हैं ना, अनंत क्रियाएं जो है व्यवस्था के अर्थ में गतिशील है, उसी अर्थ में हवा बहती है, और हवा का बहना व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में है, यानी ऋतु संतुलन के अर्थ में है, ताप संतुलन के अर्थ में, और पोषण के अर्थ में। तो एक ऐसा परमाणु जो गठन पूर्ण होता है, उसमें क्या खास है जो बाकी परमाणु जो गठन पूर्णता को नहीं प्राप्त करेंगे, उसमें क्या फर्क उसमें करेंगे? प्रस्थापन विस्थापन नहीं होता है, बाकी में प्रस्थापन विस्थापन। जो जड़ परमाणु है उसमें प्रस्थापन विस्थापन होता है, वो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, इसमें प्रस्थापन विस्थापन नहीं होता है, इसलिए वो तो रासायनिक होने के क्रिया बाद में भैया, जब वो दोनों ही गठनशील हैं और एक गठन पूर्ण हो गया और एक दूसरा नहीं हुआ, इन दोनों में गठनशीलता के क्रम में क्या अंतर देखेंगे? वही तो मैंने बताया कि जब तक वो गठनशील है तब तक उसमें प्रस्थापन विस्थापन बना रहेगा और वो रासायनिक क्रिया में भागीदारी करता रहेगा, है ना। और जैसे ही वो गठन पूर्ण हो गया, इसके बाद वो उसमें रासायनिक क्रिया में भागीदारी करने की वो बंद हो जाएगा। वो बंद हो जाएगा। ठीक है भैया, यही थोड़ा सा स्पष्ट हो। ठीक है हाँ जी भैया इसे भाई। हाँ, योगेश भाई कुछ बता रहे हैं, हाँ बताइए। हेलो जी भैया। हाँ बोलिए। संदीप भाई ऐसा पूछ रहे थे कि है ना, गठन पूर्ण होने से पहले की स्थिति में दो गठनशील परमाणुओं में से एक परमाणु जो गठन पूर्ण होता है, उसमें ऐसा क्या खास होता है कि जिसकी वजह से वो गठन पूर्ण हो जाता है और बाकी जो है दूसरा नहीं हो पाता, ऐसा आप पूछ रहे थे शायद। भैया बिल्कुल है ना, तो वो जो है वो सहअस्तित्व सहज विधि से तय होता है भैया, दोनों में से कोई खास नहीं होता। ठीक है भैया। सहअस्तित्व सहज विधि से व्यवस्था के अर्थ में जो है एक गठनशील गठन पूर्ण में संक्रमित हो जाता है और दूसरा जो है गठनशील बना रह के अपनी जो है विकास क्रम के अर्थ में जो है वो क्रियारत रहता है ना। ऐसे ही सभी गठन पूर्ण परमाणु जो है जागृत हो जाएंगे, ये जरूरी नहीं है? नहीं, वो तो जागृति की दिशा में रहेंगे ना, गठनशील है ना वो। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं मैं आपसे संदीप भाई? जी आप संदीप भाई यही पूछ रहे हैं ना? जी जी भैया। मुझे ये जितने भी बीज होते हैं पेड़ों के, जी, क्या सभी बीज वृक्ष बन सकते हैं क्या? अनुकूल वातावरण में सभी बीज में पोटेंशियल तो है ही कि वो। पोटेंशियल है, लेकिन क्या बन सकते हैं? नहीं, जिनको खाद पानी हवा धूप मिली है, अनुकूल वातावरण मिला है, वो वृक्ष बन जाएंगे, वरना जो ऐसे पड़े रह गए किनारे कहीं तो वो सूख जाते हैं या सूख जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो प्रकृति में व्यवस्था है ना, सभी बीज जो है वो वृक्ष बन जाएंगे, तो पूरी धरती जो है वो पेड़ों से आच्छादित हो जाएगी। लेकिन जगह ही नहीं बीज बचेगी के इस अंदर तो धरती पे। व्यवस्था है वृक्ष बनने की ना भैया, हर बीज में तो वही तो, हर परमाणु में गठन पूर्ण होने की वो है, पोटेंशियल है, लेकिन गठन पूर्णता जो है अस्तित्व सहज विधि से ही होती है, जैसे भैया जो परमाणु है, परमाणु में जो अंश होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वो उसका द्रव्य कैसे बनता है? द्रव्य क्या होता है? हाँ, द्रव्य, हाँ, परमाणु का जो भी चीज बनी है वो परमाणु से बनी है, अणु भी परमाणु से बना है, तो द्रव्य मास जिसे कहते हैं, मास, अंश ही तो मास है ना, अंश हाँ, मास। हाँ, हाँ। वो द्रव्य कैसे उत्पन्न होता है अस्तित्व? उत्पन्न थोड़ी होता है अंश, होता ही है। हाँ होता ही है। उत्पन्न कहाँ से होता है? कोई अंश तो उत्पन्न थोड़ी होते हैं कहीं। अभी जो भौतिकवाद है, अभी का जो लेटेस्ट जो क्वांटम फिजिक्स है, वो ये तलाश कर रहा है कि जो परमाणु में जो अंश है, जो अंश का जो द्रव्य है, वो कैसे निर्मित हुआ, कैसे हुआ, क्या बोल रहे हैं? हाँ कैसे, क्या बोल रहे हैं? और हाँ, वो क्या बोल रहे हैं? नहीं, अभी वो वहाँ खड़े हैं, बोल रहे नहीं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो यूरोप में 9 देशों की सीमा पे वो टनल बनाई 300 मीटर लंबी। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? और द्रव्य, जो परमाणु में जो परमाणु का जो द्रव्य है, हाँ, उसे गॉड पार्टिकल जिसे बोलते हैं, गॉड पार्टिकल, हाँ, उसका परमाणु में जो द्रव्य है, वो द्रव्य कैसे बना,
हाँ किस चीज से बना, हाँ है ना। दो दो हाँ सवाल है उनका, कैसे वो बनने की विधि, और वो वो द्रव्य जो बना वो किस मटेरियल से बना। ये तो एक ही सवाल। मटेरियल से बना। मटेरियल तो बहुत द्रव्य मटेरियल में है ना, वो तो बहुत भारी शब्द है, लेकिन वो मेरा कहने का मतलब है कि क्वांटम फिजिक्स ये उसका वहाँ खड़ा है कि परमाणु नहीं, मैं अंशों ये में। पूछ रहा हूँ कि क्या परमाणु अंश जो है वो शून्य से बने क्या? हाँ, ऐसा नहीं वो कोई परिकल्पना है वैज्ञानिकों की, या किसी हाँ, अंश से अंश बना है, ऐसी परिकल्पना? नहीं वो खोज रहे हैं अभी, जिसे गॉड पार्टिकल नाम दिया है, ये वही सूक्ष्मतम जो मैं अंश कह है। रहा हूँ ना, वो जो गार्ड पार्टिकल बोला ना, हाँ उसको शून्य नहीं बोला ना। ना, शून्य शून्य से शून्य कोई नहीं अंश बोला। पैदा होता है, ये नहीं, ये तो नहीं नहीं बोला ना। नहीं, अंश से अंश पैदा होता है, यही तो बोल रहे हैं वो। हाँ यही बोल रहे हैं। अंश नहीं हो और अंश पैदा हो जाए, ऐसा तो नहीं बोल रहे। नहीं ऐसा नहीं बोल रहे हैं। बस, तो फिर क्या दिक्कत है? जैसे बीज से बीज पैदा होता हाँ है ना, जी, वैसे ही अंश से अंश पैदा होता है, ऐसा उनका परिकल्पना है। इसमें परिकल्पना है, अपन को क्या लेकिन तकलीफ है? नहीं अपन को तकलीफ नहीं है, लेकिन वो जो जिसे क्या बोलते हैं भौतिकवाद में अभी चीजों को जैसे एटम बम में होता है ना, यूरेनियम में, हाँ पर उसका न्यूक्लियस को तोड़ के हाँ। देखने का प्रयास करते हैं फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स में, हम्म। है ना। तो तो सर एनर्जी और मास का कन्वर्जन तो है ही ना, हाँ, E इक्वल E टू हाफ इक्वल mc स्क्वायर। हाँ E इक्वल टू MC स्क्वायर जिसे कहते हैं, तो जो मास और एनर्जी का तो कन्वर्जन है ही। कन्वर्जन है, लेकिन वो एनर्जी मास में कन्वर्ट होती उनका है, मास एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उनका सवाल ये है कि एनर्जी में से मास कन्वर्ट होता है और मास में से एनर्जी एनर्जी कन्वर्ट होती किसको कह रहे हैं? एनर्जी किसको कह रहे हैं? है। ऊर्जा, ऊर्जा जिसे बोलते हैं ना, नहीं नहीं, ऊर्जा क्या चीज है? ऊर्जा वो स्पेस है। स्पेस नहीं है महाराज। हाँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी कह रहे हैं, क्या है एनर्जी? इलेक्ट्रिक तो वो तो माइनस वो क्या, इलेक्ट्रॉन है वो। इलेक्ट्रॉन, हाँ, हाँ, हाँ जो केंद्र के और जो कक्षा में घूमते रहते हैं हाँ, उसी को एनर्जी कह रहे हैं। न्यूक्लियस की आसपास में, उसी को मास भी कह रहे हैं। उसी को उसी मास को कह रहे हैं। एनर्जी कह रहे हैं, उसी को मास कह रहे हैं। इसमें जी क्या जी, कन्वर्सन है बताइए? वो इलेक्ट्रॉन परमाणु हाँ में जितने भी हाँ, पार्टिकल हैं उनको सम्मिलित रूप से मास कह रहे हैं ना। जी हाँ जी, उसी को इंडिविजुअल लेवल पे जो है एनर्जी कह रहे हैं। इसमें क्या तकलीफ है? ऐसे ही है। ऐसा ही है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण से जो परमाणु में जो चार्ज आता है ना, हाँ वो परमाणु अंशों का ही चार्ज होता है, जिसको अपन नेगेटिव पॉजिटिव बोलते हैं। हाँ जी, और उस चार्ज के बारे में ये कहा गया है कि यदि पार्टिकल्स जो हैं वो परिवेश में ज्यादा होते हैं न्यूक्लियस की तुलना में, हाँ तो और परिवेश में कम होते हैं, दो स्थितियां हैं, है ना। हाँ, अजीर्ण और उसी को, भूखे जिसे, हाँ, उसी हाँ को जी, कह रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ जी, ठीक है सर। वो सब देख लीजिए आप। हम जितना फिजिक्स पढ़े हैं उसके हिसाब से हाँ जी, हाँ वहां जी, पर रहस्यात्मक बातें ज्यादा हैं, हाइपोथेटिकल चीजें ज्यादा हैं। हाँ जी, और हाँ जी, उनका जिसको कहते हैं कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता है। हाँ उसको जी, करने का प्रयास एक सीमा तक ही हो सकता है, उसके बाद नहीं होता। हाँ जी। और जीवन में उसकी जरूरत भी नहीं है शायद। नहीं वो मैं प्लाज्मा इंस्टीट्यूट में गया था ना वहाँ, हाँ हाँ तो सूर्य के गर्भ में 50,000 सेल्सियस डिग्री जितना वो टेम्परेचर रहता है, उतना टेम्परेचर बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं वहाँ। कहाँ पे? प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यूरोप में एक है और एक यहाँ गांधीनगर में है, हमारे यहाँ गुजरात में। हाँ, तो उससे क्या करना चाहते हैं? वो वहाँ जैसे सूर्य में जैसे जिस तरह प्रकाश और विद्युत उत्पन्न होता है गर्मी, उसका मॉडल बना देखना चाहते हैं वहाँ कैसा होता है, 50,000 अंश सेंटीग्रेड उसको देखने के सेल्सियस। बाद क्या करेंगे? देखने वो के तो बाद पता नहीं, वो बनाया है, लैब बनाई है
वो मैं देखने गया था, तो मुझे यही सवाल हुआ था कि ये बना के क्या करेंगे। हमारा दर्शन हाँ। चलने दो, हमारे दर्शन में शायद जरूरत नहीं है उसकी। हाँ जी। सब ऐसे ही है। नहीं नहीं, दर्शन में बाबा जी ने ये सब तो देखा ही होगा ना, हमें तो कुछ पता नहीं है, लेकिन बाबा जी ने तो बाबा जी ने पूरा अस्तित्व की रचना संरचना विधि से। बाबा तो जी ने भैया अस्तित्व के भैया 20 प्रयोजन साल का भैया 20 साल बाबा जी के पास रहे हुए हैं, तो मैं ये कभी कह ना रहा कभी हूँ चर्चा में कि प्रश्न आए होंगे ना, ऐसा मैं पूछता हूँ। नहीं नहीं, ये प्रश्न सभी हैं, इनके उत्तर भी आए हैं, बहुत सारे उत्तर अपन को बहुत सारे मिलेंगे। हाँ जब जी। हम लोग भौतिकवाद पढ़ेंगे तब उसमें बहुत सारे उत्तर आए हैं जो आपके हैं। जी इसके जी। अलावा जो कुछ उत्तर समाधान संवाद में आए हुए हैं ना। हाँ जी। लेकिन प्रश्न ये है कि हम क्यों जानना चाहते हैं शुरू में क्या होता है, सब क्यों होना चाहते बिल्कुल जरूरत हैं? नहीं है। अल्टीमेटली हम जीना चाहते हैं ना। हाँ जी। तो मूल बात है जीने को समझना है। सबको समझने का प्रयोजन स्पष्ट हो तो फिर हम इस पे अपनी बौद्धिकता को नियोजित करें। जी जी। तो समझ में आता है कि बहुत सारा निष्प्रयोजन हो रहा। अब हम मंगल में चले गए तो हाँ हम क्या कर लाए, वहां से क्या हो गया, मानव जाति को क्या उपलब्धि हासिल, हाँ। जागृति की दिशा में जब क्या आगे बढ़ गया। हाँ जब जब तक मानव का परिमार्जन नहीं होता, तो हाँ, कहीं भी चले जाए उसका कोई अर्थ नहीं है। और क्या। जैसे अभी हमने धरती को बर्बाद किया, अभी चंद्रमा में जाके चंद्रमा को बर्बाद करेंगे। जी 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 भैया। फिर मंगल में जाएंगे तो मंगल को बर्बाद करेंगे। भैया एक प्रश्न मेरे दिमाग में फिर से घूम रहा है, जैसे सारे हाँ। गठनशील परमाणु गठनपूर्ण नहीं होंगे व्यवस्था के अंतर्गत, तो क्या सारे गठनपूर्ण परमाणु जागृत नहीं होंगे या अनुभव संपन्न नहीं होंगे, ऐसा है क्या? देखिए, परंपरा जागृत होती है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई परमाणु जो है गठन पूर्ण परमाणु जो है शरीर छोड़ने के बाद अजागृत स्थिति में है ना, जागृति नहीं हुई है, और उसको किसी विधि से मानव शरीर मिल गया जागृत मानव परंपरा में, तो उसको जन्म से ही जागृति का संस्कार मिल जाएगा, शिक्षा पूर्वक और परिवार में जो वातावरण है उसके कारण। तो इसीलिए परंपरा का जागृत होना अनिवार्य है। वही उस जो है समय ना, जागृत परंपरा के समय में भी भैया जीवावस्था तो रहेगी ही, हाँ जी रहेगी ना। और वो तो गठनपूर्ण परमाणु है ना। हाँ जी। हाँ। हाँ, जीवावस्था में तो जागृति का कोई कार्यक्रम है नहीं। संदीप भाई, मैं तो मानव परंपरा की बात कर रहा हूँ, हाँ मानव हाँ, परंपरा। नहीं, आप जो कह रहे हो उसी के समर्थन में कह रहा हूँ भैया, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कि आपने जो है कि सभी गठनपूर्ण परमाणु वो जीवावस्था में तो रहेंगे ही। जीवावस्था कहाँ जाएगी। हाँ। व्यवस्था के अर्थ में जो है 4 अवस्था है, पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था रहेगी। तो जीवावस्था तो थोड़ी जागृत हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो अपनी यथास्थिति में है। उसमें समस्या भी नहीं है ज्यादा जीवावस्था में। बिल्कुल, समस्या मानव में ही है। मानव ही जागृति के बगैर पीड़ित है, जीवावस्था बगैर जागृति पीड़ित थोड़ी है। बल्कि मानव के पीड़ित होने से जीवावस्था पीड़ित है, बिल्कुल, मानव के जागृत होने से वो भी कंफर्टेबल हो जाएगी। हाँ वो तो हाँ। तो इसीलिए परंपरा में जागृति होती है, व्यक्ति में जागृति से कुछ होता नहीं, हासिल नहीं होता। ये समझ में आ रहा ना, व्यक्ति में जागृति से नहीं होगा काम। जी भैया, समग्रता में ये जागृति की परंपरा बनने से ही हाँ, तभी जिसको अपन अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कह रहे हैं, उससे कम में कुछ होना नहीं है। तो भैया मतलब जो ज्ञान अवस्था में जो परमाणु है, उसको जो आपने अनुपात बोला था, अगर ज्ञान अवस्था को अपन सपोज 100 ले ले तो 100 आउट ऑफ 100 जागृति होना ही है, मतलब उसमें ऐसा है, प्रयोजन तो यही है, ऐसा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं। वही तो बता रहे हैं, जीवावस्था बनी रहेगी। नहीं, ज्ञान अवस्था की बात करें भैया, ज्ञान अवस्था में अब जो है उसका तो अब ये उसमें अनुपात नहीं होगा, फिर उसमें कोई अनुपात नहीं होगा, उसमें उसमें सभी। यही है कि जो
अजागृत जीवन है ना, ज्ञानावस्था के जो ज्ञानात्मा जिसको बोलते हैं ना, जी तो ज्ञानात्मा में जो भूत आत्माएं हैं, है ना, भूत आत्माएं जागृत मानव परंपरा में शरीर मिलने पे भी वो जागृति की ओर ही रहेंगी या जागृति से नियंत्रित रहेंगी, और जब तक वो जीवन में नहीं रहेंगे तो अपने भूत आत्मा की स्थिति में रहेंगे, अपना जो भी है संस्कार को भोगेंगे। नहीं, शरीर मिलने के बाद भूत आत्मा तो जागृति। भाई यदि यदि किसी संस्कार बस उनको शरीर मिल गया ना जागृत मानव परंपरा में, तो उनको जागृति बचपन से ही सुलभ है, इसलिए वो जागृति पूर्वक उनकी जो अजागृति है वो नियंत्रित होकर जागृति में बदल जाएगी। जी 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 भैया, वो तो परंपरा बनने के बाद हम ऐसे अभी की कंडीशन बोले, आज की कंडीशन में जो ज्ञान हाँ अवस्था का जो परमाणु है हाँ उसकी जो तृप्ति अतृप्ति है वो तो बनी रहेगी। 100 आउट ऑफ 100 चाहते ही हैं जागृत होना आज, मतलब अनुभव संपन्न होना। हाँ हाँ जी जी, वही मेरा प्रश्न है। उसमें कोई अनुपात तो नहीं है कि किसी कोई ज्ञान अवस्था में कोई परमाणु ऐसा हो जो अभी, जैसे हम देखते ही हैं किसी को जिज्ञासा नहीं होती है सब समझने की, किसी को होती है, किसी को बहुत ज्यादा होती है, किसी को बिल्कुल नहीं चाहिए ये सब, वो सुखी है जैसा जी रहा है भ्रमित अवस्था में, तो ऐसे भी। देख लीजिए, मुझे लगता सभी में होती है, जी 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 सभी सुखी होना चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो भ्रमित होने के कारण सुख को पहचानते नहीं, ज्यादा सुख को नहीं पहचानते, जितना सुख को पहचाने रहते हैं उसी को पूरा मान लेते हैं। जी 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 है ना, जैसे मान लो किसी आदमी को विविध प्रकार के व्यंजन खाने को नहीं मिले, है ना, तो वो जो खाता रहता है उसी को मानता है इससे अच्छी कोई चीज नहीं होती खाने में, है ना, ऐसा है। नहीं आया समझ में? जी जी भैया जी, सही बात है। मतलब उसी को अगर पूरा मान लिया, अधूरे को ही पूरा मान लिया, तो उसी में फिर वो फंसा रहता है। जी जैसे समुदाय चेतना में हर व्यक्ति अपने समुदाय सीमा को ही सबसे अच्छा माने रहता है दुनिया में, जी जी ऐसे ही है। तो संकीर्णता में जीता हुआ आदमी संकीर्णता को पूरा मानना रहता है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं। जैसे कुएं का मेंढक होता है ना, तो वो यही मानता है कि जो समुद्र है वो इससे बड़ा थोड़ी हो सकता है। तो निरंतर सुख जो है, जो ज्यादा सुख है ना, वो जागृत व्यक्ति के सानिध्य में आके पता लगता है ज्यादा सुख क्या है। जैसे हम ज्यादा सुखी, अपने से ज्यादा सुखी के सानिध्य में आते हैं तब हमको पता लगता है हमको कम सुख। जी फिर जो निरंतर सुखी आदमी के सानिध्य में आके हमको पता लगता है निरंतर सुख क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है। उससे पहले तक तो हम लोग यही मानते हैं ना कि हमारी नौकरी लग जाए, पैसा कमा लें, थोड़ा पद मिल जाए तो सुखी सुख है, क्या है। इसमें भैया हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, माने रहते हैं, है ना, अधूरे को पूरा माने रहते हैं, लेकिन वो पूरा पढ़ता तो नहीं है, पढ़ता नहीं हो, बिल्कुल हाँ, सही है। मतलब जो है, जो आदमी है ना हमसे ज्यादा सुखी के सानिध्य में नहीं जाने के बावजूद भी उसको जो है अपने में अधूरापन तो महसूस होता ही है। हाँ वो होता है अधूरापन, हाँ, लेकिन जो है जब लेकिन तक आसक्ति बात पता नहीं चल पाती। हाँ, जागृति नहीं होती तब तक वो जो है ना, वो प्रचलित परंपरा में जो है संघर्ष ही मतलब सुख है तो दुख है, सुख और दुख साथ साथ है ना, संघर्ष के बगैर जीवन नहीं है, ऐसा सब मान के जो है वो माने रहता है कि बस इससे ज्यादा होता नहीं है, जीवन है तो ऐसा ही होता है, जीवन में मतलब सुख दुख साथ साथ रहते हैं। लेकिन जागृत आदमी के सानिध्य में जाता है तब पता चलता है कि अगर समझदारी से जियो तो जीवन में सुख ही सुख है। जी भैया, तब तक ढूंढता तो रहता ही है इंसान। हाँ, ढूंढता तो रहती है। हाँ, ढूंढता रहता है, लेकिन जागृत आदमी का सानिध्य मिले बगैर जो है ना विश्वास नहीं बैठता कि इससे ज्यादा सुख हो भी सकता है। हाँ, फिर वहाँ ठहर जाता है, क्योंकि उस समय जो है प्रचलित परंपरा के सूत्र उसके सामने रहते हैं, है ना, कि जीवन है तो संघर्ष है, और संघर्ष में ही जो है ना, और सुख है तो दुख है, और दुख के बाद सुख मिले तभी उसका मजा है। मतलब इस तरह के बहुत सारे सूत्र है जो आदमी को जो है ना उसी में फंसाए रखता है, और आदमी है ना
मतलब आदर्शवाद से भौतिकवाद, हाँ, भौतिकवाद से आदर्शवाद घूमता रहता है। हाँ, हाँ, आदमी जो है मतलब मजबूरन उसमें जो है पड़ा रहता है, उसको निकलना रहता है, लेकिन जाए कहाँ, वो स्थिति बन के रहती है। ठीक बात। जी भैया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भैया इसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ढूंढने लगते हैं विकल्प को, कुछ ऐसे रहते हैं जो उसी को, जैसे कुएं के मेंढक का बोला भैया ने, ढूंढते सब है, कुएं के मेंढक भी सब ढूंढते है ही भैया, सब बराबर ही है। अंदरूनी तलाश तो क्योंकि अंदरूनी अधूरत्व तो जो है उसका पीछा नहीं छोड़ती ना। हाँ ये बात तो है। जी जी अंदरूनी वही अधूरत्व समानता है ना वो हम तो सब में, हम सब जी में जी तो वही जी समानता भी है ना। जी 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 अंदरूनी अधूरत्व जो है वो अपना काम किए रहती है, इसलिए बाहर से ऊपर से कुछ भी बोले रहे, लेकिन अंदर से उनकी तलाश जारी रहती है कि क्या किया जाए और उस अधूरत्व से छुटा जाए, है ना। लेकिन जी 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 कोई पूरा आदमी जो है, जो पूर्ण सुख के साथ जी रहा है, उसके सानिध्य में आए बगैर जो है ना, उस दिशा में गति नहीं बनती। जी 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 ठीक ठीक, बढ़िया भैया। बढ़िया। फिर आगे बढ़ा जाए। अभी अपने पास 20 मिनट हैं, अपन इस अध्याय को पूरा कर सकते हैं। हाँ भैया, आगे बढ़ते हैं।